अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PakVideo.tv। इस वीडियो में मैं ऑर्गेनेलिस विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस फर्स्ट वीडियो में मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। ठीक है, एक चैनल्स टाइप एक नेटवर्क होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस ऑफ द सेल तक फैला होता है। मतलब इसका कनेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी होता है और न्यूक्लियस के साथ भी होता है। ठीक है, इधर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और उधर से ये न्यूक्लियर पोर्स के साथ भी अटैच होता है। तो इसे सिंपली क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड माइक्रोसोमल वेजिकल स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ये वेजिकल्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच होती हैं कि ये सेल के न्यूक्लियस के साथ भी जाके अटैच हो रही होती हैं और दूसरी साइड पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसके साथ भी अटैच होती हैं। अच्छा, अगर बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इट इज़ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ठीक है, और ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस में शामिल किया जाता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर। ठीक है, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। चाहे सेल मेम्ब्रेन की बात करें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, इनकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती है। अच्छा, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स के दरमियान लेफ़्ट स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस को ल्यूमन कहते हैं। और ये जो स्पेस होती है इट इज़ एक्चुअली फ्लूइड मीडियम, और ये फ्लूइड मीडियम जो है इसे इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और इसका डायमीटर की रेंज 400 टू 700 एंगस्ट्रम है अलॉन्ग डायमीटर। ठीक है, अगर इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करें तो इसका डायमीटर वेरी करता है फ्रॉम 400 टू 700 एंगस्ट्रम अलॉन्ग डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के हिसाब से ये 400 टू 700 एंगस्ट्रम इसका डायमीटर होता है। ठीक है, ये अपने याद रखना है। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो इसका जनरल फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मैंने पहले ही बात की कि ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों के साथ अटैच होता है, तो ऑफ कोर्स ये लिंक के तौर पे काम कर रहा होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये दो तरह की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अकसाम दिखाई गई हैं, लाइक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तो न्यूक्लियस के साथ अटैच हो रहे हैं जो येलोइश टाइप दिखाई दे रहे हैं आपको, और सेकेंडली ये एक्सटेंड किए हुए हैं टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड के, जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो रहे होते हैं। सो दी एक्ट एज लिंक बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। ये अब पहले भी डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो अकसाम हैं, जिनमें से एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज़ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें एक बहुत अहम बात याद रखने वाली जो सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी चेंज इनटू स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी, और वाइस वर्सा। मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वापस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तब्दील हो सकता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? नीड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत ज़्यादा है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तब्दील हो जाएगा। और अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़्यादा ज़रूरत है तो रफ इंडोप्लाज्मिक स्मूथ में, और अगर रफ़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो स्मूथ रफ़ में कन्वर्ट होगा। ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसमें जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे रफ़ क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज इसकी जो आउट साइड है इट कंटेन्स ग्रैनुलर राइबोसोम्स। ठीक है, इसके बैरूनी जो हिस्सा है उस पर बैरूनी सरफेस जो है
उसके ऊपर ग्लैंडुलर राइबोसोम्स मौजूद होती हैं। इस लॉजिक की बिहाव पे इसे ग्लैंडुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी दिया जाता है। ये वेसिकुलर होता है या ट्यूबुलर होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये दो तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन का में पाया जा सकता है। इनमें से एक वेसिकुलर एंड सेकंड वन इज़ ट्यूबुलर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकुलर भी हो सकता है और ट्यूबुलर भी हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। नंबर 1, चूँकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होती हैं, सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, स्पेशली जो है उन प्रोटीन्स को खारिज सिंथेसाइज करता है दैट आर स्क्रीटिंग फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। जो सेल्स से स्क्रीट हो रही होती हैं उन्हें सिंथेसाइज कर होता है। लाइक इंसुलिन है, ठीक है, जो कि बीटा सेल्स से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो ये जो इंसुलिन है इसे एक्चुअली पैदा कौन कर रहा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहा होता है। और जैसा कि एंटीबॉडीज़ हैं ये बी लिम्फोसाइट सेल से एक्सक्रीट आउट होती हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ एक्चुअली पैदा कौन कर रहा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पैदा कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट यही बात कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, होता क्या है न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके राइबोसोम्स के पास पहुंचता है, और राइबोसोम्स क्या करती हैं? अरेंज करती हैं अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो इंस्ट्रक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग राइबोसोम्स अमाइनो एसिड्स को अरेंज कर देती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है? वो अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट से क्या बन जाती हैं? स्पेशल समझे प्रोटीन्स बन जाती हैं। अच्छा, एक किस्म की जो प्रोटीन अरेंजमेंट टाइप बन जाती है वो रेटिकुलर वेसिकल्स की सूरत में बनती है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट अरेंज होके नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंबाइन होके नेक्स्ट ग्लाइको प्रोटीन्स बना सकती हैं, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अगर ये प्रोटीन मिलेंगी तो क्या बनेंगी? ग्लाइको प्रोटीन्स बन जाएंगी, ओके। और अगर लिपिड्स के साथ मिलेंगी तो क्या बनेंगी? लिपो प्रोटीन्स कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनेंगी। अच्छा, ये जो रेटिकुलर वेसिकल्स हैं ये फर्दर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? इसकी प्रोसेसिंग करता है और मॉडिफिकेशन करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन एक प्रोटीन तैयार होती है जो कि वहीं स्टोर भी की जा सकती है और नेक्स्ट दूसरे ऑर्गेनेलिज के पास ट्रांसपोर्ट भी की जा सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द सेल, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द सेल। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म कर होता है दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेलिज, ठीक है। ये वॉर्न आउट जो डेड ऑर्गेनेलिज हैं, जो डिग्रेडेड ऑर्गेनेलिज हैं, उनकी क्या करता है? डिग्रेडेशन करता है, सॉरी। अच्छा, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है ये जब डाई हो जाते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है? इसके अराउंड क्या एक कवर सा बन जाता है, और जब कवर सा बन जाता है तो एक वैक्यूल टाइप एक सूरत हाल दिखाई देती है कि मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया एक वैक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो जो वैक्यूल है वो असल में क्या होता है? ऑटोफैगोसोम्स ही बन रही होती हैं। ऑटोफैगोसोम्स किसे कहते हैं? वो लाइजोसोम्स होती हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम्स, जो कि खुद अपने पार्ट्स को किल कर देती हैं, अपने पार्ट्स को निगल जाती हैं, ठीक है, जो अपने पार्ट्स की फैगोसाइटोसिस कर देती हैं, ऑटोफैगी का फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। क्यों, कैसे कर लेती हैं ये डाइजेशन, कैसे ये कर लेती हैं फैगोसाइटोसिस? दिस इज़ बिकॉज दे हैव सम सर्टन एंजाइम्स कॉल्ड लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। इनमें लाइसोसोमल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं।
अच्छा, सेकेंडली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर देखें तो ये दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हैव स्मूथ अपेयरेंस, इनकी स्मूथ अपेयरेंस होती है जिसकी वजह से इन्हें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहा जाता है। सेकेंडली इनमें राइबोसोम्स वगैरह अटैच नहीं होती, राइबोसोम्स जस्ट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती हैं। इन्हें एक ग्रैंडुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है और दीज आर फाउंड बाय इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्यूबुलर, मतलब इनमें इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, दैट्स वाई इसका सेकंड नाम जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड नाम क्या है? ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस सिंथेसिस। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स वगैरह की सिंथेसिस कौन करवा रहे होते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहे होते हैं। अच्छा, दरअसल ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब ज़्यादा फंक्शन करेगा जब प्रोटीन की ज़रूरत होगी, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब ज़्यादा काम करेंगे जब नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होगी। मतलब जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सेंसेस करवाए जा सके। और जब नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस की ज़रूरत हो तो क्या होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस लाइक कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स वगैरह को तैयार किया जा सके। अच्छा, ये स्पेशली उन सेल्स में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं जहाँ पर लिपिड सेंसेस और फास्फोलिपिड्स वगैरह जो हैं, स्पेशली फास्फोलिपिड्स वगैरह की सेंसेस, लिपो प्रोटीन सब्सटेंसेस की सेंसेस, स्टेरॉइड हार्मोन्स की सेंसेस, सीबम वगैरह इन चीज़ों की सेंसेस की ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि इट आर लेस एक्सटेंसिव दैन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम एक्सटेंसिव होते हैं। अच्छा, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में छोटी सब्सटेंसेस मिलकर बड़ी मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, बड़ी सब्सटेंसेस बना रही होती हैं, और कैटाबॉलिज्म में बड़ी मॉलिक्यूल्स या बड़ी सब्सटेंसेस टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटी सब्सटेंसेस बना रही होती हैं। और ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म कैसे ये करवा देता है? बिकॉज इसमें मेटाबॉलिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसमें मेटाबॉलिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं दरअसल, जो कि प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं। अच्छा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ आल्सो हेल्पफुल इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड द कैटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम और मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। मतलब ये कैल्शियम की स्टोरेज में भी इन्वॉल्व है और कैल्शियम की ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, दिस इज़ द मेजर साइड फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, कैल्शियम आयंस की स्टोरेज की ये मेजर साइड क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये ज़रूरत के वक्त कैल्शियम आयंस को रिलीज़ आउट भी कर देता है। स्पेशली चूँकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इन स्केलेटल मसल फाइबर स्पेशली ये क्या करता है? कैल्शियम आयंस को रिलीज़ आउट कर देता है ताकि कंट्रैक्शन के अमल को ट्रिगर किया जा सके। अच्छा, लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये भी एबिलिटी है कि ये जहरीली चीज़ों को, नाइट्रोजनस वेस्ट्स को दैट आर टॉक्सिक इन नेचर, कन्वर्ट दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसा कि अगर अमोनिया है जो कि ज़्यादा जो ज़्यादा टॉक्सिक है, इसे ये किस में कन्वर्ट करेगा? यूरिया में कन्वर्ट करेगा जो कि लेस टॉक्सिक है। अगर यूरिया है तो यूरिया को मज़ीद यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा जो कि मज़ीद लेस टॉक्सिक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस गोल्जी apparatus इन डिटेल। तब तक दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।